हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। ठीक है, तो ये जो केमिस्ट्री है, जब तक रसायन विज्ञान जिसे बोलते हैं हम लोग, ये जब तक आप लोग पढ़ेंगे तब तक उनके नामकरण की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब कोई भी यौगिक हमें दे दिया जाएगा, उसका हमें नाम बताना होगा, या फिर हम कोई नाम लिखा हुआ है, हमें उस नाम की सहायता से उस यौगिक का सूत्र लिखना होगा। तो इन सब की जो आवश्यकता पड़ेगी वो हमें IUPAC नामकरण के माध्यम से ही पता चलता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक पे आएंगे और इसको जानेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का जो IUPAC नामकरण है वो किस नियम के अनुसार या कैसे किया जाता है। तो इसको समझने के लिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग यहाँ पे देखेंगे, कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले जो कार्बनिक रसायन होता है ये क्या है, ज़रा समझते हैं। कार्बनिक रसायन को कहते हैं अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये जो कार्बनिक रसायन है वो रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। वंस मोर, एक बार फिर से आप लोग देखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कार्बनिक यौगिक। क्या जानेंगे? कार्बनिक यौगिक। अभी देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसको समझिए। देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। फिर से आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे कार्बन का मतलब वही C जिसका प्रतीक C होता है, उसी को हम लोग कार्बन कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, 9th में आप लोग पढ़े रहे होंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग जानेंगे कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। इसको आप लोग डेफिनेशन लिखते चलेंगे, हम बताते चल रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग इसको लिखते हुए चलिएगा। ठीक है ना। तो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक आपके कितने प्रकार के होते हैं इसको जरा समझेंगे। सबसे पहला होता है खुली श्रृंखला यौगिक। ठीक है, और इसका एक नाम और होता है विवृत श्रृंखला यौगिक। विवृत मीन्स खुला होता है, विवृत श्रृंखला यौगिक। ठीक है ना, विवृत श्रृंखला यौगिक। और इसी को हम लोग कहते हैं एलिफैटिक यौगिक। क्या कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक। ठीक है ना, एलिफैटिक यौगिक। अब उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, अभी इसको बताते हैं या ऐसे जानते हुए चलिए। खुली श्रृंखला यौगिक जो होते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला पाई जाती है। कहने का मतलब ये है, जो कार्बन परमाणु हैं वो एक सीधी रेखा में उपस्थित रहेंगे या शाखित श्रृंखला में उपस्थित रहेंगे। तो इस प्रकार की श्रृंखला को हम लोग क्या कहेंगे? खुली श्रृंखला कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद खुली श्रृंखला के एग्जाम्पल्स भी होते हैं, अभी इसको हम बता सकते हैं या फिर यहीं पे देखते चलिए, एक एक करके देखते चलिए। CH3 CH2 CH3, कुछ इस प्रकार के यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु देख रहे हैं एक सीधी रेखा में उपस्थित हों, या फिर यहाँ कहीं से और कुछ भी जुड़ सकता है। ठीक है, इस तरीके के उपस्थित होंगे अगर कार्बन परमाणु जिनमें कोई बंद आकृति नहीं पाई जाएगी, एक खुली आकृति पाई जाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? खुली श्रृंखला यौगिक या फिर विवृत श्रृंखला यौगिक, या इसी को हम लोग कहते हैं एलिफैटिक यौगिक। ओके, उसके बाद हम लोग दूसरे टाइप की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा जो टाइप है वो होता है बंद श्रृंखला
यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक। बंद श्रृंखला यौगिक क्या होते हैं? देखिए, बंद श्रृंखला यौगिक को और भी नाम से जानते हैं, उन नामों को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसको कहते हैं समृद्ध श्रृंखला यौगिक, या फिर इसी का एक नाम और होता है चक्रीय यौगिक। ठीक है, बंद श्रृंखला यौगिक या फिर समृद्ध श्रृंखला यौगिक, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चक्रीय यौगिक। अब ये क्या है, इनको जरा समझिए ध्यान से। इसमें ऐसे कार्बनिक यौगिक आते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है। कहने का मतलब इसमें जो कार्बन परमाणु उपस्थित रहेंगे वो एक बंद आकृति में उपस्थित रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे जान सकते हैं CH2, 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 CH2 कुछ इस प्रकार से हो सकता है, या कोई भी बंद आकृति हो सकती है, बेंजीन हो सकता है, कुछ भी आगे अभी बताएंगे। ठीक है, हमने आपको बताया कि जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाएगी वो आपके क्या कहलाएंगे? चक्रीय यौगिक कहलाएंगे, या फिर बंद श्रृंखला यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें देखेंगे एलिफैटिक यौगिक के प्रकार। एलिफैटिक यौगिक आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है एल्केन। एल्केन में ऐसे कार्बनिक यौगिक आते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाएगा, वो आपके एल्केन कहलाते हैं, वो सॉरी एल्केन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम एथेन है। ओके, दूसरा आपका प्रकार है एल्केन। एल्केन में ऐसे कार्बनिक यौगिक आते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध पाया जाता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको एथीन कहते हैं। ठीक है, ऐसे तीसरा प्रकार है एलिफैटिक यौगिक का एल्काइन। एल्काइन में ऐसे कार्बनिक यौगिक आते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। ठीक है, और एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है एथाइन। उसके बाद हम लोग बंध श्रृंखला यौगिक की तरफ आगे बढ़ेंगे और बंध श्रृंखला यौगिक के प्रकार को हम लोग जानेंगे। जो बंध श्रृंखला यौगिक है वो आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समचक्रीय यौगिक, ठीक है, और दूसरा आपका होता है विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो जो समचक्रीय यौगिक है उसको हम लोग सीखते हैं। समचक्रीय यौगिक आपके ऐसे चक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें श्रृंखला को बनाने में सिर्फ और सिर्फ कार्बन परमाणु ही भाग लेता है, यानी कि कार्बन परमाणु के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु उसमें शामिल नहीं होगा बंध श्रृंखला को बनाने में। तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग बोलेंगे चक्रीय यौगिक। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं CH2 ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ में यहाँ पे देख रहे हैं जो चक्र पूरा बना हुआ है, इस चक्र को बनाने में सिर्फ और सिर्फ कार्बन परमाणु ही भाग ले रहा है। तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रीय यौगिक बोलते हैं, समचक्रीय यौगिक बोलेंगे। और अगर इन कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त भी कोई अन्य परमाणु आ जाएंगे तो उनको हम लोग बोल देंगे विषम चक्रीय यौगिक। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं विषम चक्रीय यौगिक में क्या क्या परमाणु आ सकते हैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहे हैं। जैसे आपका सल्फर आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, या फिर नाइट्रोजन आ सकते हैं। ठीक है, तो सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सभी अन्य परमाणु भी कार्बन के अलावा उपस्थित रहेंगे अगर उसमें बंध श्रृंखला को बनाने में। तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N। ठीक है, तो इस प्रकार का यौगिक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी बंध श्रृंखला तो है, बंध श्रृंखला में तो पाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि कार्बन परमाणु के अतिरिक्त भी कोई एक अन्य परमाणु नाइट्रोजन उपस्थित है। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप लोग देख लेंगे क्लियर। ठीक है, तो इस प्रकार का जो देख रहे हैं आप लोग यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु के अतिरिक्त भी अन्य परमाणु उपस्थित हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, इनका नाम है पिरिडीन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पिरिडीन। ठीक है, इसके अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पिरिडीन बनाया है, थायोडीन भी होता है, CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड S, इसका नाम होता है थायोफीन। ठीक है, तो इसको आप लोग जानते रहिए इसे अपनी जानकारी के लिए, बाकी इसका एक एग्जांपल ही काफी है। उसके बाद हम लोग समचक्री यौगिक में भी थोड़ा सा प्रकार है, दो प्रकार हैं, इनको भी देख लेते हैं। समचक्री यौगिक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एरोमेटिक, पहला प्रकार होता है एरोमेटिक और दूसरा प्रकार होता है एलिसाइक्लिक। ठीक है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब ये दोनों क्या है जरा समझिएगा। समचक्री का मतलब हमने आपको बताया कि इनके बंध बनाने में सिर्फ और सिर्फ कार्बन परमाणु ही उपस्थित रहेगा। तो इसके बंध बनाने में, इन दोनों के बंध श्रृंखला को बनाने में केवल कार्बन परमाणु ही भाग लेगा, लेकिन उनमें अंतर क्या होगा? अंतर ये है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह लिखने के लिए। तो इसको देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं ये ऐसे बंध श्रृंखला यौगिक में ऐसे समचक्री यौगिक होते हैं जिनमें एकांतर क्रम में एकल और द्विबंध पाया जाता है। पहले एकल बंध पाया जाएगा, फिर द्विबंध पाया जाएगा, फिर एकल बंध पाया जाएगा, फिर द्विबंध पाया जाएगा। इस तरीके से, यानी कि एकांतर क्रम में एकल बंध द्विबंध इस तरीके से उपस्थित रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे C6H6 बना हुआ है, बेंजीन इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका किसका एग्जांपल है? ये आपका है एरोमेटिक का एग्जांपल ना। इसमें क्या है? एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक बार दो बंद, फिर एक बंद, फिर दो बंद, फिर एक बंद, फिर दो बंद, फिर एक बंद, इस तरीके से पाया जाएगा। तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, और ऐसे तमाम एग्जांपल हो सकते हैं। ये बेंजीन है, ऐसे फिनॉल भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C और उसके बाद OH। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। यहाँ पे भी देख रहे हैं एकांतर क्रम में डबल सिंगल इस तरीके से चल रहा है। तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे अगले का प्रकार, यानी कि एलिसाइक्लिक का प्रकार। एलिसाइक्लिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो कि एली का मतलब एलिफैटिक की तरह होते हैं। ठीक है, एलिफैटिक यानी कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की तरह ही होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक का मतलब एक चक्र में होते हैं, बंध में होते हैं, यानी चक्रीय होते हैं। यानी कि अगर एलिफैटिक यौगिक की एक बंध श्रृंखला पाई जाए जिनमें कि वही कैसे हो, जिनके गुण जो है एलिफैटिक की तरह ही मिलते जुलते हों, लेकिन वो सभी किसकी तरह हो जाएंगे? एक चक्रीय यौगिक की तरह हो जाएंगे, बंध श्रृंखला में उपस्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग बोलेंगे एलिसाइक्लिक यौगिक। जैसे एग्जाम्पल बहुत पहले से हम लिखते आ रहे हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो और चार कार्बन है, चार पे आपका हो जाएगा ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। ऐसे और है CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से इसका नाम होता है साइक्लो, तीन कार्बन है इसलिए प्रोपेन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके तमाम उदाहरण हो सकते हैं। तो ये थे कार्बनिक यौगिक और इन कार्बनिक यौगिकों के प्रकार के कुछ उदाहरण। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे है आपके लिए एल्किल समूह। ठीक है, एल्किल समूह जरा देखिए क्या होते हैं। जो एल्केन होते हैं, एल्केन आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो हम आपको बता रहे हैं। जो एल्केन है, एल्केन का मतलब CnH2n+2 के टाइप के जितने भी यौगिक होते हैं वो आपके एल्केन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे एक का रखेंगे इसमें n की जगह पर, तो C1H2 के 2 धन 2 यानी कि 4 CH4 बनेगा, है ना। C2H6 बनेगा, है ना। C3H8 बनेगा।
इस तरीके के जितने भी यौगिक बनेंगे जो कि CnH2n+2 के टाइप के होंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल देना है। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने पर जो हमें प्राप्त होगा वही आपका एल्किल समूह कहलाता है या एल्किल मूलक कहलाता है। जैसे CH4 है, एक हाइड्रोजन परमाणु कम करेंगे CH3 हो जाएगा ना। एकल बंध का मतलब ये है किसी एक परमाणु से संयोग कर सकता है जिसकी संयोजकता 1 हो। ठीक है, ऐसे C2H6 है, C2H6 का हो जाएगा C2H5, एक हाइड्रोजन कम कर देना है। C3H8 है, एक हाइड्रोजन कम करिए C3H7 हो जाएगा। इस तरीके के जितने भी आपके एग्जांपल्स बनेंगे जो कि CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने से बनेंगे उनको हम लोग बोलते हैं एल्किल समूह। ठीक है, इनका नाम भी हम लोग इस तरीके से रखते हैं, जैसे एक कार्बन है, एक पे हो जाएगा मेथिल समूह। ठीक है, दो कार्बन है, दो पे हो जाएगा आपका एथिल समूह। ठीक है, तीन कार्बन है, तीन कार्बन पे इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल समूह आदि। ठीक है, या अगर इनको नहीं याद रखना है, डायरेक्ट आप लोग इसके टाइप को याद रखना चाहते हैं तो ये भी इसका सूत्र होता है CnH2n+1। ठीक है, मतलब ऐसे यौगिक जिनका सामान्य सूत्र सिंगल बॉन्ड CnH2n+1 के टाइप का होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे और अगली जो हमारी हेडिंग है वो है क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह हम लोग सीखेंगे। तो क्रियात्मक समूह देखिएगा, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह को अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आगे हम जानेंगे क्रियात्मक समूह जो होता है हमारा किसी भी यौगिक में उपस्थित, किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ऐसा भाग जो कि उस यौगिक के संपूर्ण गुणों का जिम्मेदार होता है। संपूर्ण गुणों का जिम्मेदार होता है करने का मतलब इसी को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि वो जो यौगिक है वो किस प्रकार का है, उसके गुण किस प्रकार से हैं। ठीक है ना, तो उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। फिर से आप लोग समझ सकते हैं, क्रियात्मक समूह किसी यौगिक का ऐसा भाग होता है या क्रियात्मक समूह एक ऐसा समूह है जिसकी जो कि उस यौगिक के संपूर्ण गुणों का जिम्मेदार होता है। मतलब वो समूह जो उस यौगिक में जुड़ा रहेगा उसी समूह को ही हम लोग देख करके उसके संपूर्ण गुणों को हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग जानेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। देखिए, जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली जो पद्धति है वो है निरर्थक पद्धति या इसी को हम लोग बोलते हैं साधारण पद्धति। ठीक है, प्रारंभ में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता था। ये पद्धति का प्रयोग में लाई जाती थी, इसको जरा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी पद्धति पे चलेंगे। तो जो निरर्थक पद्धति है या फिर साधारण पद्धति है ये क्या होती है, प्रारंभ में जो यौगिक उनकी संख्या बहुत कम थी। ठीक है, यौगिकों की जो संख्या है वो कम थी। संख्या कम होने के कारण जो भी यौगिक या जो भी पदार्थ है, जो भी अम्ल या क्षार या गैस जो भी था वो जिस स्थान से प्राप्त होता था हम लोग उसी स्थान के नाम से ही उसका नाम हम लोग रख देते थे। ठीक है, प्रारंभ में यौगिकों की संख्या कम होने के कारण जो भी यौगिक जिस स्थान से यानी कि उसके प्राप्ति स्थान से जहां से वो प्राप्त होता था उसी के प्राप्ति स्थान के अनुसार उस यौगिक का नाम रख दिया जाता था। ठीक है ना, तो इस पद्धति को हम लोग साधारण पद्धति या फिर निरर्थक पद्धति कहते हैं। जैसे
दलदली स्थानों से, ठीक है, दलदल से प्राप्त होने वाली जो गैस है, दलदल से प्राप्त होने वाली गैस को कहते थे मार्स गैस। क्या कहते थे? मार्स गैस। और दलदल से जो गैस प्राप्त होती है उसका नाम होता है मीथेन। ये है मार्स। मार्स का मतलब है दलदल, ठीक है। मार्स को, मार्स लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? दलदल होता है। यानी कि जो गैस दलदल से प्राप्त हो रही है उसका नाम दलदल गैस यानी कि मार्स गैस रख दिया गया। ऐसे ही काष्ठ यानी कि लकड़ी से प्राप्त होने वाला जो CH3OH होता है, मेथिल अल्कोहल होता है, उसका नाम रखा गया था काष्ठ स्पिरिट, ठीक है। तो उसके प्राप्त स्थान, ठिकाने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि कोई भी यौगिक जहां से प्राप्त होता था उसी के प्राप्त स्थान के अनुसार ही उसका नाम रख दिया जाता था। लेकिन ये तभी तक काम कर रहा था जब तक कि ज्ञात यौगिकों की जो संख्या थी बहुत कम थी। अब यौगिकों की संख्या धीरे धीरे जब बढ़ने लगी तो हमारे पास एक समस्या ये आने लगी कि उन यौगिकों का नाम हम लोग किस प्रकार से रखें, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है, जैसे कम यौगिक जब ज्ञात थे तो उसी की प्राप्ति स्थान से उनके नाम रख दिए जाते थे। अब एक ही स्थान से अगर कई प्रकार की गैसें या कई प्रकार के जो भी यौगिक हैं वो निकल रहे हैं तो उनका नाम रखने में थोड़ी सी समस्या आने लगी, ठीक है। तो इसलिए जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रसायन थे उन सभी ने एक सम्मेलन बुलाया। उन सम्मेलन में एक नई पद्धति प्रकाश में लाई गई जिसको हम लोग कहते हैं जेनेवा पद्धति। जेनेवा, जेनेवा पद्धति या इसी को कहते हैं IUPAC पद्धति, ठीक है। IUPAC पद्धति है। इस पद्धति का जो प्रतिपादन है वो सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में 1892 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय रसायनज्ञों की एक समिति बुलाई गई थी। किस स्थान पर? जिनेवा नामक स्थान पर, ठीक है। 1892 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय रसायनज्ञों की एक समिति जिनेवा नामक नगर में बुलाई गई, आहूत की गई, जिसमें सभी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक थे उन्होंने गहन विचार किया और उस विचार में एक नई पद्धति प्रकाश में लाई गई जिस पद्धति को IUPAC पद्धति कहते हैं या इसी को जिनेवा पद्धति कहते हैं, क्योंकि ये जो पद्धति है वो जिनेवा नामक स्थान पर प्रकाश में लाई गई थी, ठीक है। ये जो पद्धति है IUPAC नामक पद्धति, इसको जिनेवा पद्धति कहते हैं। इसमें एक संशोधन 1931 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद एक दूसरा संशोधन IUPAC के द्वारा 1957 ईस्वी में किया गया, जिसके बाद अब कोई और संशोधन अभी तक नहीं किए गए हैं। और इन्हीं संशोधनों के बाद जो हमारी पद्धति बन करके तैयार हुई, IUPAC के द्वारा जो बन करके तैयार हुई, उसी पद्धति को हम लोग क्या बोलने लगे? IUPAC पद्धति कहते हैं। और इसका हमारा जो IUPAC का फुल फॉर्म है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस पद्धति को हम लोग IUPAC पद्धति कहते हैं और इसी को जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। तो आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से IUPAC नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो आगे से अब यहाँ से स्टार्ट है IUPAC नामकरण की जो मेथड है उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग लिखेंगे IUPAC नामकरण में पूर्व लग्न, ठीक है। IUPAC नामकरण में पूर्व लग्न कहने का मतलब पहले क्या जुड़ेगा किसी भी IUPAC नामकरण को करने में, उसको हमें यहाँ पे सीखना है। पूर्व लग्न का मतलब ये होता है कार्बन की संख्या के आधार पर हम लोग
ये डिसाइड करेंगे कि उसके पहले यानी कि नामकरण में सबसे पहले क्या जोड़ना है। ओके, तो देखिए पूर्व लग्न जो होता है वो कार्बन परमाणु की संख्या के हिसाब से वैरी करता है, इसलिए यहाँ पे नोट करेंगे सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या। उसके बाद जो दूसरी आवश्यकता हमें यहाँ पे पड़ेगी वो लिखने को पड़ेगी पूर्व लग्न की। ठीक है, तो अब इसको क्या कैसे सीखना है इसको समझिए। अगर किसी भी यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो उसके पूर्व लग्न में यानी कि सबसे पहले हम लोग मेथ लिखेंगे। ठीक है, फिर से आप लोग जानिएगा, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण हम लोग जिसका करने चल रहे हैं उसमें एक ही कार्बन है तो उसका जो पूर्व लग्न यानी कि सबसे पहले लिखने वाली जो चीज है या जो शब्द है वो क्या है, मेथ है। 2 कार्बन रहेगा तो एथ जोड़ेंगे। ठीक है, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप जोड़ेंगे, सबसे पहले प्रोप लिखेंगे। 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट लिखेंगे। 5 कार्बन रहेगा तो पेंट लिखेंगे। 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स लिखेंगे। 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट लिखेंगे, हेप्ट। ठीक है, 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट लिखेंगे, ऐसे नॉट होगा इस तरीके से होता है। तो ये से 2 3 4 5 तक ही मैक्सिमम आपको मिलेंगे। अगर 1 कार्बन है तो उसमें मेथ लिखना है, 2 कार्बन है तो एथ लिखना है, 3 है तो प्रोप लिखना है, 4 है तो ब्यूट लिखना है, 5 है तो पेंट लिखना है, 6 है तो हेक्स लिखना है, 7 है तो हेप्ट लिखना है और 8 है तो क्या लिखना है, ऑक्ट लिखना है। ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग अब सीधा चलेंगे आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से हम लोग करेंगे। एक एक यौगिक का सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आईयूपीएसी नामकरण करने की जो रूल है उनको हम लोग सीखेंगे। उसके बाद सबका कंबाइंड रूप में आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मेथेनो का आईयूपीएसी नामकरण, सॉरी एल्केनो का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, एल्केनो का आईयूपीएसी नामकरण, एल्केनो का आईयूपीएसी नामकरण। सबसे पहले हम लोग एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे और नामकरण करने में हम आप लोगों को बता दें कि हम यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे कि कोई भी यौगिक जिसका नामकरण करने चल रहे हैं उसकी पहचान हम लोग किस तरीके से करेंगे, वो क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसका आईयूपीएसी नामकरण जानेंगे। ठीक है, देखिए एल्केन जो होते हैं, ये पहला है आपका, एल्केन जो होते हैं वह कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एकल बंध पाया जाता है, वो आपके एल्केन कहलाते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, और इनका आईयूपीएसी नाम, इनका आईयूपीएसी नाम, इनका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एल्केन होता है। ठीक है, ये साधारण आईयूपीएसी नाम है। तो इसी में रख करके हम लोग उन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण बताएंगे। और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपको दिया है CH4, तो सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे कि ये कौन सा यौगिक है, यानी कि एल्केन है, कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे, कैसे उसको देखना है। CH4 है, ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है CnH2n+2। इसी में एक रख के अगर आप लोग देखेंगे, एक कार्बन है इसलिए एक रखा जा रहा है, 2 होता तो 2 रख के चेक कर सकते थे। अभी स्टार्टिंग में चेक करना पड़ेगा, धीरे धीरे जब आप लोगों की हैबिट बन जाएगी आप लोग समझने लगेंगे, सूत्र देखकर ही जान जाएंगे कि एल्केन है कि एल्कीन है या फिर एल्काइन है। ओके, तो अगर पहचानने का तरीका देखिए, अगर कार्बन की जितनी संख्या है उसके दोगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, देखिए Cn है और ये कितना है 2n+2 है, कहने का मतलब हाइड्रोजन की संख्या का दोगुना करना है फिर 2 उसमें जोड़ना है। अगर ऐसा करने पर उतने हाइड्रोजन की संख्या मिल रही है जितना कि यहाँ पे दी गई है तो वो आपका एल्केन हो जाएगा। देखिए एक कार्बन है, एक का दोगुना करिए 2 हो जाएगा, फिर 2 जोड़िए 4 हो जाएगा, है ना। तो CH4 जो है एल्केन के टाइप का है, इसलिए ये जो है आपका एल्केन है। और इसका आईयूपीएसी नामकरण हम लोग देखिए कैसे करेंगे। एक कार्बन है, एक कार्बन में अभी आपको बताया गया था कि पूर्वलग्न जो होता है वो मेथ होता है। ओके, तो मेथ लिखेंगे, है ना, मेथ हो गया। और आईयूपीएसी नामकरण इसका होता है एल्केन, है ना, एल्केन
एल्केन को मेथ के हिसाब से लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मेथेन, मेथेन हो जाएगा। या ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका जो अनुलग्न है, अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब बाद में जुड़ने वाला शब्द, वो एन होता है ना, एन होता है, एन। तो एन आप लोग जोड़ सकते हैं, ए एन ई है, ए एन ई, एन होता है। तो मेथ में एक कार्बन है, मेथ होगा, एन जोड़ेंगे मेथेन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जैसे C2H6 दिया है, पहचानने का तरीका आप लोग ऊपर से देख सकते हैं, C2 है, 2 का दोगुना करिए, 2 दूनी 4, फिर 2 जोड़िए 6, है ना। तो एल्केन की टाइप का है, तो C2H6 है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे हमने आपको बताया था कि जो पूर्व लग्न है, पहले जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो एथ होते हैं, तो एथ रखिए, है ना, एथ में एन जोड़ दीजिए, एथेन हो गया, ठीक है। ऐसे C3H8 करेंगे, 3 पे हमने प्रोप आपको बताया था, एन जोड़ देंगे प्रोपेन हो जाएगा। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। हमने आपको बता दिया है कि इसका अनुलग्न क्या है और इसका पूर्वलग्न क्या है। पूर्वलग्न तो सबका वही रहेगा, अनुलग्न एल्केन का एन होता है, तो जितनी संख्या रहेगी उसी में एन जोड़ते चले जाना है, ठीक है। एक संख्या थी, एक पे मेथ होता है, एन जोड़ेंगे मेथेन हो जाएगा। 2 संख्या है, 2 पे एथ होता है, एन जोड़ेंगे एथेन हो जाएगा। 3 है, 3 पे प्रोप होता है, एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग दूसरे यौगिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, और दूसरा यौगिक जो है हमारा वो होता है एल्कीन, ठीक है। नंबर 2 है आपका एल्कीनों का, एल्कीनों का आईयूपीएसी नामकरण। इसको आइए देखते हैं। एल्कीन क्या होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विबंध क्रियात्मक समूह पाया जाता है, वो आपके एल्कीन कहलाते हैं, ठीक है। और इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और इनका सामान्य आईयूपीएसी नाम एल्कीन होता है। क्या होता है, एल्कीन होता है। और इनका जो अनुलग्न है, अगर एल्कीन ना याद रखना चाहें तो इसका अनुलग्न आप लोग समझ सकते हैं, ईन होता है ना, ENE, ईन होता है। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल में। देखिए इसको कैसे समझना है, इसको समझना ऐसे है कि जो कार्बन की जितनी संख्या रहेगी उसी का दोगुना हाइड्रोजन रहेगा। जैसे C2 है तो H 2 दूनी 4 रहेगा, एक से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड की आवश्यकता होती है। तो एक कार्बन में तो 2 कार्बन, एक कार्बन होने पर तो द्विबंध बन नहीं पाएगा, इसलिए 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो C2H4 है, C2H4 2 कार्बन, 2 पे हमने आपको बताया था एथ होता है, एथ है, और अनुलग्न इसका ईन है, ईन, है ना। ईन जोड़ेंगे, एथ में ईन जोड़ देना है, एथीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एथ में ईन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एथीन हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ऐसे 3 पे देख सकते हैं, C3H6 है, 3 पे क्या होता है, 3 पे होता है आपका प्रोप, ठीक है। प्रोप में ईन जोड़ेंगे प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 4 है, C4 है, H8 है, 4 पे ब्यूट होता है, ईन जोड़ेंगे ब्यूटीन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टीन और ऑक्टीन इस तरीके से नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एल्कीनो का आईयूपीएसी नामकरण, जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा। डबल बॉन्ड अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हमने डायरेक्ट सूत्र लिखा है। डबल बॉन्ड अभी जो बड़े यौगिक लिए जाएंगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, आईयूपीएसी नाम एल्कीन होता है, और इसका जो अनुलग्न है वो आपका ईन होता है। 2 कार्बन था, 2 पे एथ होता है, ईन जोड़ेंगे एथीन हो जाएगा। 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे प्रोप होता है, ईन जोड़ेंगे प्रोपीन हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे और अगला लोग जानेंगे एल्काइनों का आईयूपीएसी नाम। नंबर 3 एल्काइन, एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण। ये देखिए क्या होते हैं, कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे। ये ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें त्रिबंध क्रियात्मक समूह पाया जाता है, ठीक है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें त्रिबंध क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो आपके एल्काइन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, CnH2n-2
H2n-2 होता है। कहने का मतलब जितने कार्बन की संख्या रहेगी उसी का दोगुना करके हमें 2 घटा देना रहेगा, तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा, वो आपका प्राप्त हो जाएगा हाइड्रोजन, है ना। कार्बन की जितनी संख्या रहेगी उसे दोगुना करना है, फिर 2 माइनस कर देना है। अगर इस टाइप का कोई हमें सूत्र देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग एल्काइन बोलेंगे, और इनका सामान्य आईयूपीएसी नाम भी एल्काइन ही होता है, ठीक है। और इनका अनुलग्न जो होता है वो आयन होता है, ठीक है, आयन होता है। तो चलिए आप देखते हैं एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे मान लेते हैं C2H2। कैसे जानेंगे क्या सही है, जरा इसको क्लियर कर लेते हैं। कार्बन की जितनी संख्या रहेगी उसी का दोगुना करना है। कार्बन की संख्या 2 है, 2 का दोगुना करिए 4, है ना। तो 4 में से 2 माइनस कर देना है, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो C2H2 जो है ये इस प्रकार के नियम को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये आपका एल्काइन है। एल्काइन में 2 कार्बन है, 2 पे एथ होता है, आयन जोड़ेंगे एथाइन हो जाएगा। ऐसे 3 कार्बन पे देखिए C3H 3 दूनी 6, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे C3H4 हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या बन जाएगा, 3 कार्बन है, 3 पे प्रोप होता है, प्रोप में आयन जोड़ना है, प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 4 कार्बन रख के देख लीजिए, 4 रखेंगे C4H का 4 दूनी 8, 8 में से 2 माइनस कर देंगे 6, है ना। C4H6 बनेगा, 4 है, 4 पे ब्यूट होता है, आयन जोड़ेंगे ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको अभी 3 आईयूपीएसी नामकरण बताए, 3 प्रकार के यौगिकों का। सबसे पहले आपका एल्केन था, फिर एल्कीन है, फिर एल्काइन है। तो एल्काइन में हमने आपको बताया त्रिबल पाया जाएगा, सूत्र ये होगा, आईयूपीएसी नाम इसका एल्काइन होगा, और यहाँ पे नाम रख के हमने आपको बता दिए किस तरीके से नाम रखे जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला यौगिक हम लोग यहाँ से देखेंगे। अगला होगा एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण 4 नंबर है। एल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। अब इसको देखिए क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें जो क्रियात्मक समूह है वो आपका क्या पाया जाएगा, ऐसे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह पाया जाएगा। लिखते चलते हैं यहाँ पे, ये आपका है क्रियात्मक समूह, ठीक है। क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH पाया जाता है, वो आपके एल्कोहल कहलाते हैं। इनके सामान्य सूत्र, इनका जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड OH। R का मतलब एल्किल समूह है, वही जो आपको अभी बताया गया था CH3 C2H5 C3H7, इस तरीके से जो बताया गया था वही आपका R है, या ये लिखा गया था CnH2n+1, यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं, ओके। इनका जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, CnH2n+1OH होता है, और इनका जो सामान्य आईयूपीएसी नाम है, सामान्य आईयूपीएसी नाम वो क्या होता है, एल्केनॉल होता है। क्या होता है, एल्केनॉल होता है, ठीक है। और इनका जो अनुलग्न है, मतलब जो बाद में जुड़ने वाला शब्द है वो ऑल होता है। ऑल का मतलब OL जुड़ेगा, ध्यान देंगे, ऑल जुड़ता है, तो इस प्रकार की यौगिक हम लोग एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे हम लोग यहाँ पे कुछ नाम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ मिल गया CH3OH, ये आपको बनाना नहीं है, लिखा हुआ मिलेगा। ये लिखा हुआ अगर मिलेगा तो हम लोग किस तरीके से नाम रखेंगे वही यहाँ पे हमें सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन रहने पे पहले तो नाम पे देख लीजिए किस तरीके से नामकरण करना है, कैसे पहचानना है। OH है, जहाँ पे OH मिलेगा वो आपका क्या होगा, एल्कोहल होगा, और एल्कोहल का नामकरण किस तरीके से करना है, एल्केनॉल में रख के,
है ना। एल्केनॉल का मतलब है, एल्केनॉल है एक कार्बन है, एक पे होता है मेथ, है ना, यहाँ पे लिख देंगे मेथ, फिर ए नॉल जोड़ना, मेथेनॉल, जैसे एल्केनॉल है वैसे ऑल जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेनॉल, है ना। तो CH4 पे या CH3 है, एक है मेथेन होगा, है ना, फिर ऑल जोड़ना है मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना, जैसे CH4 लिखा है तो क्या होता है, मेथेन होता है, तो मेथेन में ऑल जोड़ेंगे मेथेनॉल हो जाएगा। यह सबसे आसान तरीका यही है। एल्केनॉल है, एल्केनॉल में हम लोग 1 2 3 4 की संख्या के आधार पर एल्क को हटाते चलेंगे, एक रहेगा तो मेथ कर देंगे, दो रहेगा तो एथ कर देंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप और आगे देखिए, जैसे C2H5OH, C2H5OH है, अब यहाँ पे देख रहे हैं दो कार्बन है, दो कार्बन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, एथ होता है ना, तो एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, एल्केनॉल में रखिए इथेनॉल हो गया। ऐसे C3H7OH, तीन कार्बन है, तीन पे जानते हैं प्रोप होता है, एनॉल प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन में ऑल जोड़ देना है, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही और उदाहरण हो सकते हैं, ऐसे मान लीजिए C4H9OH, C4H9OH, चार कार्बन है, चार पे ब्यूट होता है, ये आपका हो जाएगा ब्यूटेनॉल, है ना। तो ये आपके उदाहरण थे एल्कोहल के। हमने आपको बताया, एक बार रिवीजन कर लीजिए जल्दी से। हमने आपको बताया ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह पाया जाएगा वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके एल्कोहल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है, या किसी को शॉर्टकट में ROH भी लिखते हैं। इनका सामान्य आईयूपीएसी नाम एल्केनॉल होता है। सामान्य आईयूपीएसी नाम का मतलब ये है, इसी के हिसाब से आप लोग अन्य यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। ओके, एल्केनॉल होता है और इसका जो अनुलग्न है वो ऑल होता है, यानी कि OL जुड़ता है। ठीक है, वही एल्केन में OL जोड़ते हुए चले जाना है। जैसे यहाँ पे CH3OH है, एक कार्बन है, एक कार्बन पे हम लोग जानते हैं मेथेन होता है, मेथेन में ऑल जोड़ देना है, मेथेनॉल हो जाएगा, है ना। ऐसे दो कार्बन है, दो कार्बन पे क्या होता है, एथेन होता है, एथेन में ऑल जोड़ दीजिए, एथेनॉल हो जाएगा। इस तरीके से आपके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 5वें नंबर पे चलेंगे और यहाँ पे सीखेंगे कि इनके आईयूपीएसी नाम और अनुलग्न पूर्व क्या होते हैं सबके। आगे हम लोग 5वें नंबर पर बढ़ेंगे और 5वां आपका है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नामकरण में देखिए कैसे हम लोग पहचानेंगे किसको एल्डिहाइड कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वह कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड CHO क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, और इनका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+1CHO होता है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं RCHO होता है। ठीक है, और इनका जो सामान्य आईयूपीएसी नाम है वो एल्केनॉल होता है। ध्यान देंगे एल्केनॉल होगा ना कि एल्केनॉल, दोनों में अंतर जरा सा ही है, इसलिए हमने एल्कोहल के तुरंत बाद एल्डिहाइड बताना ही उचित समझा। तो आईयूपीएसी नामकरण एल्केनॉल होता है। कहने का मतलब इसका जो अनुलग्न है वो अल जुड़ता है, अल का मतलब Al जुड़ेगा, है ना, ई हटाकर Al जुड़ेगा तो एल्केनॉल होता है। ई हटा के Al जोड़ने का मतलब जैसे एल्केन का ये होता है ना, इसमें जब अल जोड़ने लगेंगे तो ई हटा दिया जाएगा, एल्केनल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से होता है। फिलहाल आपको अभी इतना ज्यादा ये ध्यान नहीं देना है, आप आईयूपीएसी नामकरण याद रखना है किस तरीके से रखे जाते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया इनमें सिंगल बॉन्ड CHO क्रियात्मक समूह पाया जाएगा, एल्डिहाइड कहलाएंगे। ठीक है, और इनका जो सामान्य सूत्र है CnH2n+1CHO होगा, और यह इनको RCHO भी कहते हैं, R सिंगल बॉन्ड CHO है, और आईयूपीएसी नाम इनका एल्केनॉल होता है, और इनका जो अनुलग्न है वो अल होता है। ओके, आइए देखते हैं एग्जांपल समझिए। जैसे CHO है, अभी आप देख रहे हैं एक ही कार्बन है, एक कार्बन रहने पर क्या होगा, एक कार्बन रहने पर मेथ होगा,
एल्केनल में रखेंगे या मेथेन में अल जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा, है ना। ऐसे दो कार्बन ले लीजिए, ये अगला बढ़ाइए, ऐसे CH3 CHO रखिए ना, इस तरीके से आपको दिया है। यहाँ पे कुल कार्बन भी लेना है, एक कार्बन, दो कार्बन, दो पे क्या होता है, एथ होता है, एल्केनल में रख दीजिए, एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा, C2H5 CHO, यहाँ पे पूरा देख लीजिए, दो कार्बन एक कार्बन, तीन कार्बन है, तीन पे क्या होगा, प्रोप होता है, प्रोपेनॉल हो जाएगा। इस तरीके से इसके नामकरण करने हैं, याद आपको रखना है। हमने आपको एक बार फिर से इसको हम आपको रिवीजन कर ले रहे हैं कि भाई कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड CHO उपस्थित रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 CHO होगा, और इनका जो सामान्य आईयूपीएसी नाम है वो एल्केनॉल होता है, और इसका अनुलग्न क्या होता है, अल होता है। ओके, उदाहरण हमने आपको बता दिया, SCHO जैसे मेथेनॉल, CH3CHO दो कार्बन है, एथेनॉल, ठीक है, C2H5CHO तीन कार्बन है, प्रोपेनॉल, आदि आदि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला अगला यौगिक, और अगला यौगिक है कीटोन, ठीक है। 5 नंबर ये हो गया। छठवां हम लोग देखेंगे कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण, कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण, चलिए देखते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड, क्रियात्मक समूह पाया जाता है, या ऐसे भी दिखा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, क्रियात्मक समूह पाया जाता है, कीटोन कहलाते हैं। और इनका सामान्य सूत्र RCO R डैश होता है। अब R और R डैश क्या है, जहां R व R डैश समान या भिन्न एल्किल समूह है, वही एल्किल समूह का मतलब CnH2n+1 ही है, लेकिन यहाँ पे R लिख दिया गया है, समान या भिन्न एल्किल समूह, ठीक है, समान या भिन्न एल्किल समूह है। बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। RCO R डैश होता है इनका सामान्य सूत्र, ठीक है, R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R डैश, इसका मतलब ये है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। अब इतना बड़ा लिखेंगे तो थोड़ी सी घबराहट उत्पन्न हो सकती है, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया है RCO R डैश। जहां लिखा हुआ मिलेगा ऐसे ही मिलेगा, ये बहुत कम मिलेगा, और ये जहां मिलेगा आप लोग पहचान सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है सिंगल सिंगल फिर डबल बॉन्ड O, ठीक है। इनका आईयूपीएसी नामकरण देखिए क्या होता है, इनका आईयूपीएसी नामकरण होता है एल्केनोन, क्या होता है, एल्केनोन होता है, ठीक है ना। और इनका जो अनुलग्न है वो ओन होता है, ओन का मतलब ON जुड़ता है। बात समझ में आ रही होगी। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं CH3CO CH3, ठीक है ना। आइए देखते हैं CH3CO CH3CO CH3 कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन है, आप लोगों को लिखने का है CH3CO CH3 ऐसे लिखा गया, मान लेते हैं कहीं पे। यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन है, तीन पे प्रोप होता है, आप लोगों को भली बात याद होना चाहिए, तीन कार्बन है, तीन पे प्रोप होता है, प्रोप को हम लोग इसमें रखेंगे एल्केनोन में, प्रोपेन में ओन जोड़ देना है ना, ये क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन। बात समझ में आ रही है, देखो यहाँ से एल्केनोन था, एल्क में प्रोप लिख देना है, प्रोपेनोन हो गया, ऐसे ब्यूटेनोन, पेंटानोन, इस तरीके से हो सकता है। आइए और देखते हैं आगे C2H5CO C2H5, यहाँ पे देख लीजिए, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, CH3 भी हो सकता है, आप लोगों के पास समझने के लिए मैं आप लिखते रहे बड़ी संख्या लेने के लिए। दो कार्बन, तीन दो पांच कार्बन, दो एक तीन, तीन दो पांच, पांच पेंट होता है, एल्केनोन में रखेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पेंटेनोन हो जाएगा। तो इस तरीके से कीटोनों का आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और वहां पे सीखेंगे ईथर का आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। ईथर का आईयूपीएसी नामकरण 7वां नंबर, ईथर का आईयूपीएसी नामकरण।
ईथर का लिखा हुआ है, ईथर का आईयूपीएसी नामकरण। तो आइए देखते हैं वह कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो आपके क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। जिनमें सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड यानी कि ओ के दोनों तरफ कोई एल्किल समूह जुड़े रहेंगे, इस प्रकार का यौगिक हमें अगर कहीं देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग ईथर कहेंगे। इनका जो सामान्य सूत्र है आर ओ आर डैश होता है, जहां आर और आर डैश वही पहले वाले ही हैं, सामान्य भिन्न भिन्न एल्किल समूह हैं। और उसके बाद इनका जो सामान्य आईयूपीएसी नाम है वो होता है एल्कोक्सी एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, घबराइए नहीं, ये बता रहे हैं किस तरीके से होगा। इनका जो सामान्य आईयूपीएसी नाम है वो एल्कोक्सी एल्केन होता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया है CH3O CH3 है ना, CH3 CH3O CH3 में आप देख रहे हैं O के दोनों तरफ, O के बाईं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों तरफ जो है CH3 यानी कि एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो नाम हमें क्या रखना है, एल्कोक्सी रखना है, फिर एल्केन रखना है ना। और एल्कोक्सी एल्केन में जिधर संख्या कम रहेगी कार्बन की, अभी तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक एक कार्बन है दोनों तरफ, एक बार एक तरफ लिख देना फिर दूसरा वाला दूसरी तरफ, एक साथ दोनों कार्य दोनों तरफ के कार्बन नहीं गिनने। ध्यान देने योग्य बातें हैं, जरा सा आप लोग समझ लेंगे। एक साथ दोनों कार्बन दोनों तरफ के कार्बन की संख्या को नहीं गिनना है, एक बार कम संख्या वाले कार्बन को गिन लेना है, जिधर भी कम हो, चाहे बाईं तरफ या फिर दाहिनी तरफ, जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होगी उसको एल्कोक्सी में रख देंगे, जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उसको एक साथ गिन करके एल्केन में रख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक कार्बन है इधर, एक इधर भी है, तो इधर इधर दोनों तरफ बराबर है, इसमें बाईं तरफ वाले में एक है, एक को जब हम लोग एक को मेथ कहते हैं, मेथ को जब एल्कोक्सी में रखेंगे तो ये बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मेथॉक्सी, है ना। ऐसे ही अब O के बाद भी आप देख रहे हैं एक कार्बन है, एक पे मेथ होता है, एल्केन में रखिए क्या बन जाएगा, मेथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन हो गया। हमने आपको बताया O के जिस तरफ संख्या कम होगी पहले उसी को गिन लेना है, अगर दोनों तरफ बराबर है तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छी बात है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, दोनों तरफ अगर बराबर है तो क्या करना है, चाहे तो गिन लीजिए, चाहे इसको गिन लीजिए, चाहे इसको गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिक्कत तब आएगी जहाँ पे कार्बन की संख्या कम ज्यादा हो। जैसे आप लिख रहे हैं ध्यान दीजिए CH3O CH2 CH3 ऐसा कुछ आपको दिया है, तो सबसे पहले कम वाले को गिनना है ना। यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग गिन करके एल्कोक्सी में रख देंगे, एक पे मेथ होता है, ठीक है, बन जाएगा मेथॉक्सी। ठीक है, अब O के बाद वाली संख्या गिननी है, O के बाद दो कार्बन है, दो कार्बन पे एथ होता है ना, एथ को एल्केन में रख देंगे तो ये बन जाएगा एथेन। ठीक है, तो इस तरीके से नाम इसके रखे जाते हैं। और भी लिख सकते हैं C2H5O C2H5 है ना। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है, चाहे वो बाईं तरफ हो या फिर दाहिनी तरफ हो, दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है, इसलिए दो पे एथ होता है, एल्कोक्सी में रखेंगे, ये आपका बन जाएगा एथॉक्सी। ठीक है, एथॉक्सी। और दाहिनी तरफ दो कार्बन है, दो पे एथ होता है तो एथेन हो जाएगा, नाम हो गया आपका एथॉक्सी एथेन। ठीक है, ये थे आपके ईथर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे है हमारा अगला यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, साथ हो गया ये 8वां नंबर कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है ना, आइए देखते हैं कैसे इनको हम लोग पहचानेंगे। सबसे पहले तो पहचान बताई जाएगी, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड COOH क्रियात्मक समूह पाया जाएगा वो आपके क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। फिर से आप लोग समझ लें, वह कार्बनिक यौगिक जहां पे सिंगल बॉन्ड COOH पूरा एक साथ लिखा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनका जो सामान्य सूत्र है RCOOH होता है, R का मतलब ये एल्किल समूह है, या ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1 COOH होता है। ठीक है, और इनका जो सामान्य आईयूपीएसी नाम है वो होता है एल्केनोइक
अम्ल, एल्केनोइक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे होंगे। हमने आपको बताया ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड COOH क्रियात्मक समूह पाया जाएगा वो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएंगे, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएंगे। और इनका जो सामान्य सूत्र है वो R सिंगल बॉन्ड COOH होगा और इनका सामान्य आयुपेसी नाम एल्केनोइक अम्ल होता है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण की तरफ हम लोग आगे चलेंगे, बढ़ेंगे। ये बन जाएगा जैसे एग्जांपल के तौर पे HCOOH लिख रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं एक कार्बन है, एक कार्बन रहने पर में क्या होता है, मेथ होता है। मेथ को हम लोग एल्केनोइक में अम्ल में ला करके बिठाएंगे तो क्या बन जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका अम्लग ओइक अम्ल है, ध्यान देंगे। इसका जो अम्लग्न है, इसका अम्लग्न क्या है, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओआईसी, ओआईसी ओइक एसिड, है ना, ओइक एसिड इसका अम्लग्न होता है। तो ये COOH था, एक कार्बन था, एक पे मेथ होता है तो मेथेनोइक अम्ल हो गया। ऐसे तमाम बन सकते हैं। CH3COOH है, दो कार्बन है, दो पे आपका क्या होता है, एथ होता है। एथ को हम लोग यहाँ पे लाकर रख देंगे, ये क्या बन जाएगा, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल, है ना। ऐसे और बना सकते हैं हम लोग CH3CH2 COOH। यहाँ पे देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन है, तीन पे प्रोप होता है, ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे, आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगले कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करेंगे। ओके, अगला हमारा है हैलोजनों का आयुपेसी नामकरण, 9वां नंबर है, इसको इरेज कर देते हैं। हैलोजनों का आयुपेसी नामकरण हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हैलोजन, ठीक है, ये हैलोजन क्या होते हैं इनको जरा समझिएगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड X, X का मतलब कुछ भी हो सकता है, S से तात्पर्य हैलोजन परिवार के तत्व से है, हैलोजन तत्व से है। ठीक है, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, एडेक्सिन हो गया, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एडेक्सिन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड X, X का मतलब क्या है, ये सभी कुछ भी जुड़ सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एडेक्सिन, कुछ भी। तो ये सब जिसमें जुड़े रहते हैं उनको हम लोग हैलोजन परिवार का तत्व कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड X होता है। ठीक है, जहां R एल्किल समूह है, या इसी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1 X होता है। ठीक है, और इनका सामान्य आयुपेसी नाम हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन होता है। एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे CH3Cl लिखा है, CH3Cl है ना, एक कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन है। तो सबसे पहले पीछे से नाम इसमें लिखना है, क्लोरीन है, क्लोरीन को हेलो में लिख देना है। हेलो में लिखेंगे यानी कि क्लोरीन होती है हो जाएगा क्लोरो। ठीक है, क्लोरो, और एक कार्बन है, एक पे मेथ होता है, क्लोरो मेथेन हो जाएगा, है ना। ऐसे और देख सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपको दिया है CH3Br लिखा है। ठीक है, सबसे पहले Br का लिखना है, तो Br क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन को हम लोग लिख देंगे ब्रोमो, है ना, हेलो में लिखेंगे ब्रोमो हो गया। और यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन पे क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। ऐसे ही और देख सकते हैं हम लोग, जैसे C2H5 और I है, I पे हम लोग जानते हैं आयोडीन होता है तो हो जाएगा आयोडो, आयोडो, और दो है, दो पे एथ होता है तो एथेन हो गया, आयोडो एथेन। इस तरीके से हम लोग इनका नाम लिख सकते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे एमीन का आयुपेसी नामकरण, नंबर 10 है, 10 नंबर है एमीन, एमीन का आयुपेसी नामकरण। और जिसमें देखिए क्या होता है, क्रियात्मक समूह और क्या होते हैं इनके सामान्य आयुपेसी नाम और सामान्य सूत्र।
ठीक है, देखिए ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड NH2 क्रियात्मक समूह पाया जाएगा वो आपके एमीन कहलाते हैं और उनका सामान्य सूत्र RNH2 होता है या वही CnH2n+1NH2 हो सकता है। कहने का मतलब R जो है हमारा वो क्या है, एल्केन समूह है, ठीक है। और इनका जो सामान्य आईयूपीएसी नाम होता है वो एल्केनामीन होता है। क्या होता है, एल्केनामीन होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, कहने का मतलब इनका जो अनुलग्न है, इनका जो अनुलग्न है कि लास्ट में जोड़ने वाला जो शब्द है वो क्या है, एमीन है। चलिए जोड़ लेते हैं, जरा समझिए। जैसे आपको दिया है CH3NH2, CH3NH2 एक कार्बन है, एक पे CH3NH2 है, एक कार्बन है, एक पे हम लोग देख रहे हैं एक पे हमारा क्या होता है, मेथ होता है। मेथ को एल्केनामीन में ले चल के रख दीजिए तो ये हो जाएगा क्या, मेथेना, मेथेनामीन। ये ऐसे समझ लीजिए, मेथेन होता है एक कार्बन पे, एमीन और जोड़ देना है, हो जाएगा मेथेनामीन, है ना। ऐसे और दे सकते हैं C2H5NH2, C2H5 का मतलब दो कार्बन है, दो पे हम लोग जानते हैं एक होता है, ये हो जाएगा एथेनामीन, ठीक है, एथेनामीन। तो इस तरीके से हम लोग एमीन का आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। ओके, अब आगे एक और बढ़ रहा है, उसको भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। अगला है आपका एमाइड, ठीक है। एमाइड का आईयूपीएसी नामकरण 11 नंबर है। इतने प्रमुख हैं, बाकी तो और भी हैं। अभी एमाइड का आईयूपीएसी नामकरण इतना आप लोगों के कोर्स में देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। एमाइड का आईयूपीएसी नामकरण देखिए क्या होते हैं। एमाइड ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड CONH2 क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो आपके एमाइड कहलाते हैं और उनका सामान्य सूत्र RCONH2 होता है, ठीक है ना। और इनका सामान्य आईयूपीएसी नाम एल्केनामाइड होता है। क्या होता है, एल्केनामाइड होता है। बात समझ आ रही है। जिनमें CONH2 एक साथ लिखा हुआ मिलेगा उसको हम लोग एमाइड बोलेंगे और इनका जो सामान्य आईयूपीएसी नाम है वो एल्केनामाइड होगा। पहचानने का तरीका है RCONH2 के टाइप के हो सकते हैं, जैसे CH3CONH2। अब यहाँ पे देख रहे हैं अगर CO के बाद कोई और, जैसे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, CH3CO अगर CH3 लिख दिया होगा एक कीटोन हो जाता, लेकिन CH3 और CO के जो बाद है वो NH2 आ गया है, CH3CO के बाद NH2 आ गया है, इसलिए ये आपका कीटोन ना होकर के एमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो CH3CO NH2 है, इनका नाम हम लोग लिखेंगे। कार्बन क्या लेते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन है, दो पे हम लोग जानते हैं एक होता है, तो एल्केनामाइड में रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एथेनामाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और लिख सकते हैं C2H5CONH2। अब यहाँ पे कार्बन ले लीजिए, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन पे क्या होता है, प्रोप होता है, ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनामाइड, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इनके नाम को लिख सकते हैं। ऐसे ब्यूटेनामाइड, पेंटेनामाइड आदि आदि हो सकते हैं। तो ये थे कुछ कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण जिनकी अभी पहचान बताई गई है। इतने सिंपल से आपको आईयूपीएसी नामकरण नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। जो भी आईयूपीएसी नामकरण आपको दिया जाएगा वो थोड़ा सा कई यौगिकों को मिलाकर हो सकता है या फिर कोई बड़ा सा यौगिक हो सकता है, उनका आईयूपीएसी नामकरण हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से लिखा जाएगा। अभी तो इंट्रोडक्शन हम लोग सबके दिए हैं, अब इन्हीं को जोड़ करके आपसे आईयूपीएसी नामकरण पूछेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे आईयूपीएसी नामकरण के नियम। अब बड़े जो यौगिक हमें दिए जाएंगे उनके लिए कुछ नियम है, उन्हीं नियमों को हमें फॉलो करके उनके नाम लिखने होंगे, ठीक है। आईयूपीएसी नामकरण के नियम। आईयूपीएसी नामकरण के नियम में देखिए सबसे पहला नियम है, सर्वप्रथम हम सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। जैसे बहुत हमें कई श्रृंखला बना करके दी जाएगी तो हम लोग उसमें ढूंढेंगे सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। तो
तो सबसे बड़ी श्रृंखला का हम लोग चुनाव करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो भी हमें कई श्रृंखलाएं अगर उसमें बन रही हैं तो सबसे ज्यादा कार्बन किस लाइन में बन रहे हैं उसी लाइन को हमें चूज करना है। ओके, और उसके बाद दूसरा है कार्बन परमाणु। कार्बन कार्बन परमाणुओं का अंकन उस सिरे से करते हैं। कार्बन परमाणु अंकन का मतलब होता है गिनना। कार्बन परमाणु का अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। जिधर क्रियात्मक समूह क्या होता है, निकट होता है। कहने का मतलब जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक दिखेगा उधर से ही हम लोग कार्बन की संख्या को गिनना स्टार्ट कर देंगे। ये कोई अलग से स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन आईयूपीएसी नामकरण आपको करने में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। कई श्रृंखलाएं अगर आपको दी गई हैं, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH3 है ना, CH2 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 CH3 ऐसा कुछ आपको दिया गया है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी श्रृंखला किस लाइन में बन रही है। कहने का मतलब सीधी लाइन में बन रही है या फिर इस तरीके से जाके नीचे घूमने पर सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु हो रहे हैं, या फिर इधर जाने पर कार्बन परमाणु ज्यादा हो रहे हैं। तो जिधर भी जाने पर जैसे देख लेते हैं, सीधा सीधा गिनने में कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सीधा गिनने पर 8 कार्बन परमाणु। घूम के आइए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन परमाणु हो रहे हैं। तो ज्यादा किसमें है, ज्यादा सीधी वाली लाइन में है, इसलिए हम लोग सीधी लाइन में ही गिन लेंगे कार्बन परमाणु। ठीक है, गिनते क्यों है, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर ही हमें उनके नाम लिखने होते हैं, इसलिए उनको गिना जाता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कार्बन परमाणु का अंकन हम लोग उस सिरे से करेंगे जिधर क्रियात्मक समूह निकट हो, और सबसे पहले सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। अब मान लीजिए किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो हमें नाम लिखने को दिया गया है उसमें क्रियात्मक समूह भी हो, ठीक है, क्रियात्मक समूह भी हो और द्विबंध भी हो। ठीक है, क्रियात्मक समूह भी हो, द्विबंध भी हो, त्रिबंध भी हो, ये सभी अगर उपस्थित हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रियात्मक समूह की तरफ से हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे। कोई भी यौगिक है जिनमें हमें क्रियात्मक समूह दिया है तो क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए क्रियात्मक समूह नहीं है, द्विबंध और त्रिबंध दिया है, तो हम लोग उस सिरे से करेंगे, मतलब उस तरफ से गिनना हम लोग कार्बन को स्टार्ट करेंगे जिधर से द्विबंध निकट हो। अगर द्विबंध नहीं है तो जिधर से त्रिबंध निकट पड़ेगा उसको गिन लेंगे। अगर इन सब में कुछ भी नहीं है तो ये जरूर होगी पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला का मतलब जो भी ऊपर नीचे लटकते हुए एल्किल समूह होते हैं उन्हें हम लोग पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। तो उस पार्श्व श्रृंखला को देख करके हमें आईयूपीएसी नामकरण करने में कार्बन परमाणु की संख्या को गिन लेना है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। हमने 3 रूल बताए। सबसे पहले हमने बताया सबसे पहले सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। दूसरा हमने आपको बताया कार्बन परमाणु उस सिरे से गिनेंगे जिधर क्रियात्मक समूह निकट हो। अगर क्रियात्मक समूह निकट नहीं है, क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है तो द्विबंध देखेंगे, वो भी नहीं है तो त्रिबंध देखेंगे, जिधर से निकट होगा उधर से गिन लेंगे। या त्रिबंध द्विबंध क्रियात्मक समूह कुछ भी नहीं है तो जिधर से पार्श्व श्रृंखला निकट होगी उधर से कार्बन परमाणु को हम लोग गिन लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सभी समस्याओं को, यही सभी नियमों को हम लोग समस्या पर अप्लाई करके देखते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स यानी कि जो आईयूपीएसी नाम से पूछे जाते हैं उन सभी नामों को यहाँ पे हम 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण। कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण। देखिए कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण यहाँ हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला एक सिंपल सा यौगिक हम लोग यहाँ लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 ना, ये सिंपल सा है, कोई ज्यादा इसमें माइंड नहीं लगाना, माइंड का यूज है ही नहीं इसमें, सीधा सिंपल सा ही लेना है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन है, 4 पे क्या होता है
सिंगल बॉन्ड से सभी जुड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड से अगर सभी जुड़े हैं तो इनके नाम क्या हो जाएंगे, 4 पे होता है ब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूट, एन जोड़ देना है ब्यूटेन, क्योंकि जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बॉन्ड जहां पे बस रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। ठीक है, दूसरे पे हम लोग आएंगे, दूसरा है कुछ इस तरीके से CH3 CH2 CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये आपको बनाना नहीं है, ये दिया रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे CH2 CH3। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया है और कह रहा है कि आप इनका IUPAC नाम बताइए। हमने रूल आपको बताया था, सबसे पहले सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है। 1 2 3 4 5, सीधा गिनने पर 5 आ रहा है। थोड़ा नीचे आइए, 1 2 3 4 ही हो रहे हैं, या इधर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 ही हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी श्रृंखला आपकी कौन सी हो गई, सीधी वाली सबसे बड़ी श्रृंखला है, हमने चुनाव कर लिया। दूसरा रूल होता है कार्बन परमाणु को गिनना। ठीक है, कार्बन परमाणु हम लोग गिनेंगे उस तरफ से जिधर से क्रियात्मक समूह निकट हो, द्विबंध निकट हो, त्रिबंध निकट हो, या फिर पार्श्व श्रृंखला हो। तो ऊपर वाले तीनों कोई भी नहीं है, क्रियात्मक समूह भी नहीं है, ना तो द्विबंध है ना तो त्रिबंध है। एक चीज यहाँ पे दिख रही है, पार्श्व श्रृंखला। हमने आपको पार्श्व श्रृंखला के बारे में अभी बताया था, जो भी ऊपर या नीचे लटकते हुए एल्किल समूह होते हैं उनको पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। तो ये पार्श्व श्रृंखला है, जिधर से नजदीक पड़ेगी उधर से गिन लेना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आगे की तरफ से, 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रही है, इधर से गिन लीजिए, 1 2 3, दोनों तरफ से समान है तो इसलिए हम लोग आगे से ही गिन लेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नामकरण कैसे करना है इनका। 1 2 3, तीसरे नंबर पे CH3 यहाँ पे देख रहे हैं लटक रहा है। CH3 को हम लोग मीथेन कहते हैं, वो सॉरी मेथिल कहते हैं। सिंगल बॉन्ड CH3 है, एल्किल समूह है तो मेथिल है ये। तो सिंगल बॉन्ड CH3 तीसरे नंबर पर है तो इसका नाम लिख देंगे 3 मेथिल। ठीक है, 3 मेथिल। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 से पेंट होता है, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं इसलिए पेंटेन लिख देना है, 3 मेथिल पेंटेन। फिर से आप लोग देख लीजिए, हमने आपको बताया सबसे पहले जो पार्श्व श्रृंखला नजदीक जिधर से पड़ी उधर से हमने गिन लिया। काउंट करने के बाद हमें क्या करना है, नाम उस तरफ से लिखना है, या नाम लिखने में सबसे पहले जो ऊपर या नीचे लटकते हुए एल्किल समूह क्रियात्मक समूह जो भी रहेंगे उन्हीं का नाम लिख दिया जाता है पहले। तो तीसरे नंबर पे CH3 था, तो तीसरे नंबर पे CH3 है तो CH3 को हम लोग मेथिल समूह कहते हैं तो 3 मेथिल लिख दिया हमने। और पूरा 5 कार्बन था, 5 पे पेंटेन होता है। और देखते हैं अभी, कंफ्यूजन में बताइए या डरने का प्रयास न करिए, सभी क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए सबसे बड़ी श्रृंखला यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली श्रृंखला है तो इसलिए इसको यहाँ पे सबसे बड़ी श्रृंखला बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला है CH3 वाली, तो CH3 जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से गिन लेना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4, इधर से गिनने के चौथे नंबर पर आ रही है, इधर से गिनिए 1 2, ये तीसरे नंबर पर रही, तो जिधर से नजदीक होगी उधर से गिनना स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, है ना। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा था, जो भी एल्किल समूह नीचे था उसी का नाम लिख दिया गया। नीचे क्या है, CH3 है, तीसरे नंबर पर है, क्या लिख देना है, 3 मेथिल, है ना। सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और इसलिए हमें क्या करना है, देखिए इसलिए जितना कार्बन है उसी में एन जोड़ देना है। ये 6 कार्बन है, 6 पे हेक्स होता है, एन जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, और आइए देखते हैं कुछ और भी IUPAC नाम पर हम लोग यहाँ लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH OH CH2OH ऐसे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और 4 कार्बन में एक ही श्रृंखला बनेगी। और यहाँ पे देख रहे हैं OH किधर से नजदीक पड़ेगा, OH क्रियात्मक समूह है,
क्रियात्मक समूह हमारा इधर से नजदीक पड़ेगा, इसलिए इधर से ही गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। तो पहले के साथ देख रहे हैं OH जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले पूरी संख्या लिख दीजिए 1 2 3 4, है ना। तो 4 है, 4 पे हमारा क्या होता है, ब्यूट होता है, यहाँ पे ब्यूट लिख देंगे, 4 कार्बन पे ब्यूट हो गया। और पहले पे देख रहे हैं OH जुड़ा है, तो पहले पे OH जुड़ा है तो OH हम लोग जो अनुलग्न है वो ऑल होता है, तो लिख सकते हैं ब्यूट 1 ऑल, या और भी लिख सकते हैं दूसरा नाम एक साथ मिला के ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल है। और OH किस नंबर पे जुड़ा है, OH देखिए पहले नंबर पर जुड़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है, पहले नंबर पे जुड़ा था इसलिए 1 ब्यूटेनॉल हो गया है, या ब्यूटेनॉल 1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कुछ और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे देखिए ये थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली कंडीशन है, यहाँ पे CH3 CH2 C के साथ डबल बॉन्ड O लगा है और नीचे सिंगल बॉन्ड है। आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि ये सिंगल बॉन्ड C, और थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं आप लोगों के लिए, इसको नीचे कर देते हैं तब और क्लियर हो जाएगा, आप लोग श्योर हो जाएंगे कि ये कीटोन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके की गलती आप लोग ना करें। जहां पे हमने आपको बताया था इन दोनों एकल बंध के साथ दोनों तरफ कार्बन के कुछ परमाणु होने चाहिए, जब तक दोनों तरफ कार्बन के परमाणु उपस्थित नहीं होंगे तब तक वो कीटोन नहीं होगा बल्कि एल्डिहाइड हो जाएगा। ये देखिए CHO है, ना कि कीटोन है, ठीक है ना। अगर यहीं पे इधर तो मान लीजिए जुड़ा ही था, अगर यहीं पे कुछ जुड़ गया होता कार्बन वाला तब ये कीटोन हो जाता, लेकिन कार्बन परमाणु नहीं है, हाइड्रोजन ही जुड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा CHO यानी कि एल्डिहाइड हो जाएगा, ना कि कीटोन होगा। तो चलिए नामकरण कर लेते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, आगे से गिनेंगे, जिधर से नजदीक है उधर से गिन लेना है, ठीक है। पहले नंबर पे आ रहा है तो हो जाएगा 1, और 1 2 3, 3 पे प्रोप होता है, ये बन जाएगा प्रोपेनल, या प्रोपेनल 1 या प्रोपेन 1 अल, क्या लिख सकते हैं प्रोप 1 अल या प्रोपेन 1 अल लिख सकते हैं। ये थे कुछ एग्जाम्पल जिनको हम लोग जो है आयुर्वेदिक नामकरण में ले सकते हैं, और भी कुछ लेकर के देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग प्रतीक के हिसाब से आयुर्वेदिक नामकरण करना सीखेंगे, ठीक है। देखिए 5 हुए थे, छठवां है आपका CH3 CH OH CH3 CH OH CH2 CH3, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो एक श्रृंखला है कार्बन परमाणु की, सीधी सी श्रृंखला, और जिसमें इधर से गिनने पे दूसरे नंबर पे OH आएगा, तो आगे से गिन लेना है 1 2 3 और 4, है ना। दूसरे नंबर पे OH आ रहा है, और OH हम लोग कहते हैं अल्कोहल, है ना। तो OH है दूसरे नंबर पे, और पूरक संख्या है 4, 4 पे हम लोग क्या बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट। और दूसरे नंबर पे OH है तो यहाँ पे देंगे 2, OH का जो अनुलग्न है वो ऑल होता है, 2 ऑल हो जाएगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल किस पोजीशन पर 2 पर। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, अगला एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl और CH3, इस तरीके से कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। देखिए इसमें कार्बन परमाणु की एक ही श्रृंखला है, कोई दिक्कत नहीं है, और गिनना किधर से है, जिधर से Cl नजदीक है, Cl इधर से नजदीक है इसलिए इधर से गिन लेना है, 1 2 3 4 और 5। दूसरे नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे देंगे हेलो होता है तो 2 क्लोरो लिख देना है, ठीक है, 2 क्लोरो, और 5 पे पेंट होता है, पेंटेन लिख देना है, 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपके कई हाइड्रोजन परिवार के तत्व
एक साथ जुड़े हुए मिल जाए, ठीक है, ये इस तरीके से, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज न होने का मतलब सिर्फ एक ना है, इनके नामकरण में थोड़ी सी ध्यान देने की बात ये है, अंग्रेजी के लेटर ABCD में जो भी सबसे पहले आता होगा उन्हीं का नाम पहले लिखना है। जैसे देखिए एक ही कार्बन है तो यहाँ पे लिख देंगे 1, सबसे पहले B आता है ना, तो इसको लिखना है ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद C आता है क्लोरो में, CH से शुरू होता है ना, तो क्लोरो में C है तो लिख देना है 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो और 1 आयोडो, 1 आयोडो। अंग्रेजी के लेटर्स देखना, हिंदी में आप लोग नहीं जाएंगे। हमने आपको बताया जैसे यहाँ पे एक ही चीज यानी कि एक ही जो समूह है, ये समूह कौन सा है, हैलोजन परिवार के तत्व हैं, वही सब एक ही कार्बन से सभी जुड़े हैं। तो हमें क्या करना है, इनका नामकरण करने में सबसे पहले जो कार्बन का नाम हो, जो IUPAC नामकरण करते समय सबसे पहले जो अल्फाबेट आते हैं ABCD में, उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के क्रम में हम लोग इसका नाम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए B होता है तो ब्रोमो लिख देना है, और C होता है क्लोरो लिख देना है, और I होता है उसके बाद आयोडो लिख देना है। एक कार्बन था इसलिए मेथेन लिख देना है, ठीक है। 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 आयोडो, मेथेन। बात समझ आ रही है? इस तरीके के आपके तमाम उदाहरण हो सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कुछ ऐसे IUPAC नामकरण जिनके सूत्र न देकर के कुछ प्रतीक दिए हों, और उन प्रतीकों को सबसे पहले हम लोग सूत्र में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद IUPAC नामकरण करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि इस तरीके से कुछ भी इनका IUPAC नामकरण बताइए, है ना, या फिर इनका IUPAC नामकरण बताइए। बात समझ आ रही है? अभी आपसे पूछ सकता है बनाना सिखाना है कैसे बनेगा। बनाने के लिए सबसे पहले देखिए जहां जहां पे जुड़ा हुआ है, जहां पे खत्म है, ये जहां पे मुड़ा है या जहां पे खत्म है, उन सब जगह कार्बन को आप लोग मान सकते हैं क्या कार्बन होता है, ठीक है। तो कितने कार्बन है देखिए, इसका सूत्र पहले हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ये हो जाएगा CH3, है ना। कैसे जुड़ेगा पहले देखो, एक C, फिर जहां पे मुड़ा है वहां भी C, फिर जहां मुड़ा है नीचे आ सकते हैं ऐसे C, फिर जहां गया है वो भी C, ठीक है। तो C हो गया। और हम लोग जानते हैं कार्बन जो है एक 4 संयोजकता वाला परमाणु होता है, तो 4 संयोजकता में इसकी बनानी है। एक यहाँ पे जुड़ा है, एक से जुड़ा है, तभी 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो CH3 हो जाएगा। इस कार्बन के साथ 2 बंध लगे हैं, 2 खाली है तो 2 बार H हो जाएगा। यहाँ पे 2 लगा है तो ये भी हो जाएगा, यहाँ पे 1 लगा है ये 3 हो जाएगा। ये है आपका सिंपल सा CH3 CH2 CH2 CH3 है, ठीक है। या इन सबको बिना लिखे भी आप लोग नाम दे सकते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है, 4 पे ब्यूट होता है तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन है, 4 पे क्या हो जाएगा, 4 पे क्या होता है बताइए, ब्यूटेन होता है, ये ब्यूटेन लिख देना है। और ऐसे तमाम उदाहरण है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया गया, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इसको हमें कैसे करना देखिए, C यहाँ पे C हो गया, ये वाला C, फिर डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड लगा के जहां से मुड़ रहा है वहां भी C लिख देना है, फिर एक सीधी लाइन लिख करके यहाँ भी C लिख देना है। समझ रहे हैं? ये जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ यहाँ कार्बन था, कार्बन लिख दिए, फिर इसके साथ एक C जुड़ा था, यहाँ C जोड़ दिए। अब चाहे तो आप लोग इसको हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, 2 जुड़ा इसके साथ, 2 की आवश्यकता है, 2 लिख देना है। एक जुड़ा 2 1 3, 3 जुड़ा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं CH, एक ही जुड़ा है 4 करना है तो 3 जोड़ देना है, ठीक है। अब चलिए गिनते हैं, डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है, 1 2 3, पूरा कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 पे क्या होता है, प्रोप होता है, प्रोप लिख देना है। और पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा है, 1 करके 3 लिख देना है, डबल बॉन्ड का इन होता है, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपीन, प्रोपीन 1, ठीक है। और भी कुछ है प्रतीक जिनके नाम हमें बताने हैं, आइए बता देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्वास्तिक, आप लोग चिन्ह जानते होंगे, ये इस तरीके से कुछ होता है ना, ये है
इसका भी आईयूपीएसी नामकरण आपसे पूछता है। तो चलिए देखते हैं। पहले कार्बन लिखना शुरू करते हैं इधर से या इधर से शुरू करते हैं। सी है, फिर नीचे लेके आएंगे, यहाँ भी सी है, फिर इधर की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ कट रहा, यहाँ भी सी है ना। फिर आगे बढ़ाएंगे, जहां जहां से मुड़ा है या जहां से झुका है, जहां खत्म है, सब जगह सी लिख देना है। ये हो गया। अब यहाँ शुरू करिए, सी है, फिर यहाँ पे लेके आइए, यहाँ सी है, फिर यहाँ काट रहा था सी लिखा हुआ है, फिर नीचे लेके आएंगे, ये भी सी है ना। फिर इधर लेके आएंगे, यहाँ भी सी है। चलो गिन लेते हैं। गिनने का मतलब पहले हाइड्रोजन को जोड़ लीजिए या बिना हाइड्रोजन को जोड़ लिए आप लोग बता सकते हैं। देखो, इस कार्बन के साथ एक बंध लगा है, कार्बन के साथ 4 बंध लगने चाहिए सिंगल बॉन्ड में, 3 की कमी है इसलिए 3 हाइड्रोजन जोड़ देना है, CH3। इस कार्बन के साथ 2 बंध लगे हैं, 2 की कमी है इसलिए CH2 लिख देना है ना। इसके साथ देखो 1 2 3 4 बंध जुड़े इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 कार्बन 2 बंध जुड़े हैं, 2 की आवश्यकता है 2 लिख देना है। यहाँ पे 1 बंध जुड़ा है, 3 की आवश्यकता है 3 लिख देना है। ऐसे यहाँ पे सब जगह इस तरीके से भर देना है ना। जहाँ पे 2 है वहां पे 2 जोड़ देना, जहाँ पे 1 बंध लगा है वहां पे 3 जोड़ देना। ये हो गया। अब चलिए गिनते हैं। गिनने में सबसे पहले सबसे बड़ी श्रृंखला हम लोग चुनेंगे। सबसे बड़ी श्रृंखला चुनिए। सबसे बड़ी श्रृंखला 1 2 3 4 5 5 कार्बन या 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर से में 5 ही आ रहा है इसलिए हम लोग सीधा एज ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब ये जो ऊपर नीचे जुड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पार्श्व श्रृंखला। और पार्श्व श्रृंखला का नाम हम लोग लिखते हैं सबसे पहले। और तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ देखो CH3 CH2 मतलब C2H5 जुड़ा है तीसरे नंबर पे, और इधर भी C2H5 जुड़ा है। यहाँ पे ऐसे लिख देना 3 3। 2 बार क्या जुड़े हैं, 2 का मतलब डाई होता है, 2 बार क्या जुड़े हैं C2H5। C2H5 को कहते हैं एथिल, ठीक है, एथिल समूह कहते हैं। तो 3 3 डाई एथिल मतलब 3 पोजीशन पे ही 2 बार C2H5 जुड़ा होता है, ठीक है। और पूरा कार्बन कितना है 5 है। 5 पे क्या होता है पेंट होता है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। 3 3 डाई एथिल पेंटेन। और भी ऐसे हो सकते हैं, तमाम नाम बन सकते हैं कुछ भी ऐसे, है ना। तो ये हो गया। या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इनका भी नाम हम लोग देख लेते हैं। इनका नाम देखिए कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ वाला C है ना, फिर ये वाला C लिखना है, फिर इसके साथ 3 बंध लगे हैं, 3 बंध लगाने हैं। यहाँ भी मोड़ रहा है इसलिए C लिख देना है ना। फिर आगे बढ़ रहा है, यहाँ भी C हो जाएगा। चलो जोड़ लेते हैं। 1 जुड़ा है, 1 बंध लगा है, 3 हाइड्रोजन हुआ, 3 जोड़। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जुड़े हैं, ऐसे 4 यहाँ भी जुड़े हैं, 4 बंध इसके साथ लग गया है इसलिए यहाँ पे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जोड़ने की आवश्यकता हमें यहाँ पड़ेगी, जोड़ लेते हैं। चलो गिन लेते हैं 1 2 3 4। इधर से गिना गया चाहे इधर से गिना गया, दोनों तरफ से बराबर दिया था इसलिए किसी भी तरफ से गिन सकते हैं, ठीक है ना। CH3 CH और सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। चलो पहले कितने कार्बन है 4 कार्बन है। 4 पे क्या होता है ब्यूट होता है, ब्यूट लिख देना है। दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ लिख देना है 2 आइन। ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन 2, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण। इतना बताने के बाद आप लोग जो है अपने जो भी नामकरण है उसको ढंग से आप लोग कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या आप लोग होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग कमेंट करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। और जो भी प्रश्न आपको या जो आईयूपीएसी नामकरण नहीं आ रहे हैं वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो उनका सूत्र लिख करके आपको उनके आईयूपीएसी नामकरण नीचे बता दिए जाएंगे, या फिर दूसरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें जिससे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा सफल हो सके। हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ यही इतना है कि जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं, वो भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें, ये हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।